अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स 101। आपके पास फ़िज़िक्स 101 में जो है टोटल 45 लेक्चर्स हैं, जिनमें से जो आपके फ़र्स्ट 22 लेक्चर्स हैं वो आपके मिड टर्म में आएंगे और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आपके फ़ाइनल टर्म में आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मिड टर्म के लिए पहले। तो उसमें आपके पास जो लेक्चर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। अच्छा, अब फ़िज़िक्स के पेपर के पैटर्न के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं उसमें, ठीक है। आपके पास ज़्यादातर तो पेपर जो है उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा पेपर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस हो। ये आपको पहले अनाउंसमेंट में बता दिया जाता है, यानी अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका पेपर किस टाइप का होगा, ठीक है। तो अभी जो है 2025 में तो जो पेपर अभी लिया गया है फ़िज़िक्स का वो तो उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले भी इसी तरह था, और मतलब कि ऐसा भी हुआ है कि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस भी था। तो आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है कि आपने जस्ट इन हैंडआउट्स को रीड नहीं करना, मतलब आपने इनको समझना है, इनके कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। क्योंकि जो फ़िज़िक्स का पेपर होता है ना, होता वो बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड ऐसे हैंड आउट से नहीं उठा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंसेप्चुअल पेपर बनाते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो इजीली उसको सॉल्व कर लेगा। मतलब जैसे अब न्यूमेरिकल्स वो दे देंगे आपको एमसीक्यूज़ में या आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में, तो वो न्यूमेरिकल ऐसे देंगे वो आपकी बुक में कहीं भी नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उनके फार्मूलाज आपके इस हैंड आउट में मौजूद होंगे। तो आपने क्या करना है, उन वो फार्मूलाज़ को अच्छे से आपने जो है देखना है कि वो किस तरह से उन हर चीज़ उनमें जो है वो क्या है, वो फार्मूलाज़ किस तरह से बने हैं, ठीक है। वो सारा आपको यहाँ पे मैं करवाऊँगी, और आपने बस क्या करना है, आपने इन वीडियोज़ को देखते जाना है। और अपने पास अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है तो आप बना लें। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप जस्ट ये लेक्चर सुन लें और उसके बाद अपने हैंड आउट्स रीड कर लें, और आपका पेपर जो है इंशाल्लाह अच्छा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि कोई आपने पास्ट पेपर और ये फाइल्स वगैरह पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि पेपर जो है वो हर बार चेंज ही आता है, हर बच्चे का पेपर अलग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो पिछली फाइल्स हैं उन्हीं से सारा का सारा पेपर उठा कर वो दे दें। चले बहुत आ गया ना पिछली फाइल से, तो कोई 1 से 2 MCQs आएंगे, ठीक है। तो आपने जो है उन पे डिपेंड नहीं करना, आपने हैंडआउट्स को अच्छे से रीड करना है। और रीड का मतलब यहाँ पे फिर वही है कि आपने सिर्फ उसको बस देखते नहीं जाना, बल्कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो आपके पास यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। अच्छा, इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ फार्मूलाज हैं और उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो हम स्टार्ट करते हैं इसको, आपके पास यहाँ पर फ़िज़िक्स 101 में सबसे पहले आप यहाँ देखिए फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, वर्क्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड। फ़िज़िक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि साइंटिफिक मेथड पर क्या करती है, बेस करती है। साइंटिफिक मेथड्स यानी जिनमें से जब आप कोई चीज़ जो है देखते हो तो आप जो है फ़ौरन से उस पर राय कायम कर दो, इस तरह नहीं। आपको पहले उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तजुर्बे करने होते हैं, ऑब्जर्वेशन उस पर मुशाहिदे करने होते हैं, ठीक है। फिर काफ़ी उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और सबूत दिए जाते हैं, एविडेंसेस दिए जाते हैं, तब कहीं जाकर वो चीज़ एक्सेप्ट होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स एक साइंस है जो साइंटिफिक मेथड पर बेस करती है, और साइंटिफिक मेथड्स जो है ना वो सिर्फ रीजंस, लॉजिक्स, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप ये सब चीज़ें दोगे, अब जैसे रीज़न्स क्या होते हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ आपने कही है तो आपको उसके पीछे का रीज़न भी बताना पड़ेगा, आपको उसके लॉजिक्स भी देने पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस यानी सबूत भी देने पड़ेंगे कि ये काम हुआ है तो ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि क्या चीज़ साइंटिफिकली करेक्ट है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि कोई अगर कोई बड़ा साइंटिस्ट है वो ये कह देता है कि यार ये चीज़ ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैक्ट बन गया यानी हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस पर भी तजर्बे किए जाते हैं, और उनके बिना पर आगे जाकर जो है देखा जाता है अगर सेम रिज़ल्ट्स आ रहा हो, अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ जो है उस पर वो तजर्बे किए, ऑनेस्टली आपने की हैं, रिज़ल्ट सेम आ रहा है तो आप उसको कहोगे कि हाँ वो चीज़ करेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट चेंज आ रहा है तो आप कहोगे कि वो चीज़ जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक आपको बताई गई है। इसके अलावा जो है बस यही बताया गया कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स जो है वो साइंस है और वो लॉजिक्स वगैरह पर डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, इन पर बेस करती है।
उनके अकॉर्डिंग काम करती है। अब साइंस क्या है? साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज है जो आपको ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है। ऑब्जर्वेशंस कहते हैं मुशाहिदात को और एक्सपेरिमेंटेशंस कहते हैं तजुर्बात को। यानी आपने किसी चीज़ को देखा तो आप पहले मतलब उसका मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद उस पर आप तजुर्बात करेंगे और तब आप उसके बारे में कुछ इल्म हासिल करेंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये साइंस है। इसके अलावा लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड पॉइंट ये है कि फिजिक्स के लॉज प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होते। ये वही बात है कि यहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपका कोई जो है उसका रिजल्ट आता है, तो अब आप कहीं और जाकर वो एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई और उस एक्सपेरिमेंट को किसी और जगह परफॉर्म करता है तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर वो ऑनेस्टली परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट सेम वही आएगा जो रिजल्ट आपका यहाँ पर आया है, ठीक है। मतलब फिजिक्स के जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होते हैं। एक्सपेरिमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज परफॉर्म सेम रिजल्ट्स। क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, जो तजुर्बात हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। देखिए कोई पाकिस्तान में है, कोई किसी और कंट्री में होगा, पाकिस्तान वाले का जो रिजल्ट आया होगा ना, जो किसी और कंट्री से परफॉर्म कर रहा होगा उसका भी वही रिजल्ट आया होगा। यानी कि फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होते। सेकेंड पॉइंट ये है। तो 2 पॉइंट्स आपको याद हो गए, फिजिक्स है क्या और फिजिक्स के लॉज क्या हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में है। आप फिजिक्स की पहले तो आपने नेम याद कर लेने हैं, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, थर्मल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है। सिर्फ ये 4 ब्रांचेज नहीं हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपकी जो हैंडआउट्स हैं उनमें जस्ट 4 को डिस्कस किया गया है, तो हम भी इन्हीं 4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, अब मैकेनिक्स का लफ्ज़ जो है ना, इसका मतलब ही क्या है, मोशन, ठीक है, हरकत। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है मोशन के बारे में, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो वो जो है उसकी मूवमेंट को जो डिस्कस करेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये आपका MCQs आता है, आपने इधर से MCQs के लिए इसको प्रिपेयर करना है कि जो फिजिक्स की ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से डील करती है, उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटन के नाम से निकला है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये 2 वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। एक है मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो है ना, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस के बिहेवियर के बारे में, कि चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब चार्जेस यानी आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो ये चार्जेस का बिहेवियर है। तो हम इस ब्रांच में जो है चार्जेस के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चार्ज को जब हम ना इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की भी हो, तो चार्जेस जो है कैसे बिहेव करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर जो है यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की और यहाँ पे आप किसी भी चार्ज को यहाँ पर भेजते हो, तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये इसको धक्का देगा नीचे की तरफ, तो ये चार्ज थोड़ा सा इधर आएगा इस तरह से। और नेगेटिव इस चार्ज को क्या करता है, मुझे बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये चार्ज जो है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इस प्लेट के पास आएगा इस तरह से। तो ये इस पर अफेक्ट आया ना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो चार्ज पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अच्छा, उसके अलावा थर्मल फिजिक्स, थर्म का लफ्ज़ निकला है हीट से, तो थर्मल फिजिक्स आपको अब पता चल जाना चाहिए, हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, हम इस ब्रांच में किसकी स्टडी करते हैं, हीट की, एंड चेंजेस दैट हीट ब्रिंग्स इन द मैटर, और वो चेंजेस जो हीट मैटर में लेकर आती है उन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई हीट ऑन आयरन, आप जो है हीट अप्लाई करें आयरन पे, वाटर पे, तो आपको पता है ना अफेक्ट क्या होगा। चलें पानी के एग्जांपल में हीट अप्लाई करें तो वो क्या होगा, बॉयल होगा, ठीक है। तो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करने लगेगा, बॉयल करने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी इंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस इन मॉलिक्यूल, इंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डरनेस को, ठीक है। तो उसका जो है टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा। तो ये अफेक्ट है ना हीट का, इसको स्टडी कर रहे हैं ना हम, हीट दी है तो पानी जो है बॉयल हो गया, तो ये अफेक्ट पड़ रहे हैं हम हीट का। तो ये सारा ये डिस्कशन हम किस में करते हैं, थर्मल फिजिक्स में। लास्ट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है ये भी आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच है। अच्छा, इसमें हम जो है स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में, जैसे एटम हो गया, ठीक है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको तो हमने जो है देखा भी नहीं है, ठीक है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। न्यूक्लाई है, क्वार्क्स हैं, एटसेट्रा ना।
अच्छा, न्यूक्लियाई क्या है? एटम के अंदर, ठीक है, एटम होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, जिस तरह से आपने ये तो पढ़ा ही है, ये मतलब आपके पास एटम है, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ जो इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट 2-3 शेल्स हैं यानी ये, और इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को भी हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे, और एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, एटम के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, एलिमेंट, उनको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर के पार्टिकल्स भी, जिनको आप कहोगे क्वार्क्स, ठीक है, उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, यहाँ पर आपको पता तो है बहुत जितना आपको बुक में दिया गया है ना, मैं उसी को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको जब आप बुक रीड करो या आप वो लेक्चर्स रीड करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि वहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो जो आपके पास ये 4 ब्रांचेस है ना, ये बहुत सिंपल सी हैं। एक में आपको कहा गया है कि यार मोशन किस तरह से होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करना है। एक में आपने देखना है जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। एक में आपने पढ़ना है जी हीट का क्या इफेक्ट होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हीट प्रोवाइड करते हैं कि तो उन पे क्या इफेक्ट होता है हीट का। और एक ब्रांच में आपने पढ़ना है जी, हमने स्मॉल पार्टिकल्स को पढ़ना है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को, जैसे एटम्स हो गए, एटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्वार्क्स मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उनको आप क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो उनको भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। अब है डायमेंशंस। डायमेंशंस जो है ये फिज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी है फिज़िकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस का भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं ना, वो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे आप टाइम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, तो टाइम एक फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, ठीक है। तो लेंथ भी एक कौन सी क्वांटिटी है? फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इस तरह हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं ना, वो फिज़िकल क्वांटिटी है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जो है 3 फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? एक आपके पास मैस है, एक आपके पास लेंथ है, और एक आपके पास टाइम है। जब आप जो है मैस आपको कहीं दिखेगा तो आपने उसके लिए जो डायमेंशन यूज़ करनी है वो एम है, कैपिटल एम, स्मॉल नहीं, ठीक है। लेंथ दिखेगा तो कैपिटल एल, और टाइम दिखेगा तो कैपिटल टी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको जो है बुक में यहाँ पर जो डायमेंशंस दी गई हैं, आप देखें यहाँ पर हैंड नोट्स में, ठीक है, आपको यहाँ पर डायमेंशंस इनकी यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने लिख दी है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आई हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, हाँ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो यही दें MCQs में, तो मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ ताकि कोई और भी अगर वो दे दें तो आप उसको ईजिली निकाल सको, ठीक है। क्योंकि वो इस तरह भी दे देते हैं ना कि जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताएं, तो अब आप कैसे निकालोगे? आपने तो सिर्फ ये याद की होंगी, तो आपको निकालनी आनी चाहिए। याद रखिएगा फिज़िक्स का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, सो आपने ये वीडियो देखनी है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, स्पीड है ना, आपको कह दें स्पीड की डायमेंशन निकाल कर दें। मैंने आपको 3 बता दिए, भाई आपने ये लिखना है, ये लिखना है या ये लिखना है, इसके अलावा आंसर किसी में नहीं आएगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कोई फासला नहीं है, फासला ही है ना, तो लेंथ जो है वो भी तो एक फासला ही होता है, एक डिस्टेंस ही होता है एक तरह का। तो डिस्टेंस को लेंथ लोगे तो लेंथ की डायमेंशन मैंने आपको बता दी है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। अच्छा, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? मैंने बता दी है, उसकी डायमेंशन होती है जी कैपिटल टी। तो आपके पास डायमेंशन क्या आ गई? एल अपॉन टी, ठीक है। टी नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी? LT -1। आप बुक में चेक करें, यही डायमेंशन आपके पास लिखी हुई है, LT -1 फॉर स्पीड, ठीक है। आगे एक्सेलरेशन की उन्होंने पूछी हुई है, तो एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन निकालने के लिए ना फॉर्मूला आना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड एक ही है, फ़र्क स्केलर और वेक्टर का आएगा, लेकिन आप ना इनका फार्मूला तो सेम ही लेंगे ना, डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। तो वेलोसिटी का फार्मूला वही है जो स्पीड का फार्मूला है, तो क्या होगा वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वो एक डिस्टेंस ही होता है, एक तरह का फासला ही होता है, और टाइम ही है। तो जो स्पीड की डायमेंशन आई है वही वेलोसिटी की भी होगी। वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम होगी, तो मैं वेलोसिटी की जगह क्या लिखूँ? दोबारा नहीं निकाल रही, वही लिख रही हूँ। वेलोसिटी की जगह मैंने LT -1 लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही थे।
टाइम की डायमेंशन क्या लिखी है, टाइम की डायमेंशन टी होती है ना, टी लिख दी, क्लियर है। अब यहाँ t+1 है, t नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो एक t तो पहले से यहाँ -1 में मौजूद है, ये t ऊपर जाएगा तो t-1 एक और हो गया भाई। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो L-t-2 आ गई आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, आप बुक में देख लें, ठीक है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ तो आपको आता है ना, F=ma, बस मैंने वो लगा दिया और फार्मूला मुझे पता चल गया फोर्स का। अब मैं डायमेंशन जल्दी से निकाल लूँगी। मास, तो मास का बताएं डायमेंशन क्या होती है, मैंने बताई हुई है, कैपिटल M होती है भाई, मैं इसकी लगा दी। एक्सेलरेशन के ऊपर देखें अभी निकलवाई है L-t-2, तो एक्सेलरेशन है साथ ही है, तो क्या इसकी लगा दूंगी मैं साथ L-t-2, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, M-L-t-2, समझ आ गई है आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है डायमेंशंस इस तरह से खुद निकालेंगे। देखिए एक्सेलरेशन की, अब मैंने तो ऊपर लिखी हुई थी तो मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट पुट किया, लेकिन पेपर में अगर आ जाए डायरेक्ट फोर्स की तो एक्सेलरेशन की आप रफ में निकालेंगे, ठीक है। रफ में निकाल कर इनकी तब आपने पुट करनी है। अब है एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला जो है एनर्जी का मैंने तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लगाया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, आप वो वाला भी लगा सकते हैं, E=mc²। आप काइनेटिक एनर्जी वाला भी लगा सकते हैं, E=1/2 mv²। तो ये फार्मूलाज आप लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपको उससे रिलेटेड फार्मूला बताए आप लगाएं और डायमेंशन निकल आएगी, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी में ये मैस है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये हाइट है। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लें, मैस की तो आप m लगा दोगे, ये g का क्या करें, तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का लफ्ज़ आया तो एक्सेलरेशन तो यही है ना। अब ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या, उसका फार्मूला तो वही है, तो हम डायमेंशन भी यही रखेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ से इसकी भी पता चल गई। अब हाइट का क्या करें, हाइट एक तरह का फासला है और फासला लेंथ ही है, तो जो लेंथ की डायमेंशन हमने रखी थी वही रखेंगे, ठीक है। तो तीनों की पता चल गई। तो आप क्या करेंगे, मैथ्स के लिए तो आप रखेंगे कैपिटल M, जी के लिए अभी मैंने बताई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आई थी, L-t-2 लगा दें, L-t-2, और h मैंने बताया अभी आपके पास ये लेंथ ही तो है। तो अब बाकी तो ठीक है, टी के साथ तो कुछ ऐड नहीं होगा, L देखें ऐड हो रहे हैं, तो बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेसिस सेम पावर्स ऐड, याद रखें बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं दो क्वांटिटीज सेम, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो M-L²t-2, ये आपके पास जो है एनर्जी की डायमेंशन आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है कि किसी भी एरिया में कितनी फोर्स लग रही है वो उस जगह का प्रेशर होगा। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने निकलवा दी है भैया, मैं डायरेक्ट यहाँ से पुट कर रही हूँ M-L-t-2, तो फोर्स की जगह मैंने लिखा M-L-t-2, ये फोर्स की जगह लिख दिया। एरिया का क्या करें, तो एरिया याद रखें, एरिया का फार्मूला होता है, एरिया जो है ना उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो डायरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर। तो अब ये देखें एक लेंथ इस L को कट कर दिया, अब नीचे सिर्फ एक L रह गया, ठीक है, ऊपर तो ख़त्म हो गया, नीचे L एक रह गया, उसकी पावर +1 है ना, वो L ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो M L की पावर -1 हो गई है, और साथ में T जो है वो -2 मैंने वैसे ही साथ लिख दिया। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की। लास्ट है अच्छा बस ये ही आपको बुक में दी गई थी, तो आपने इनको जो हैंड आउट्स में यही दी हुई हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको निकालना आ जाए, कोई भी फार्मूला मिले तो आप निकाल लें। अब यहाँ डायमेंशन वाले पॉइंट के एंड पे जो है ना आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है कि फार्मूला जो है ना, जो डायमेंशंस होती हैं क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट डायमेंशंस, वो क्वांटिटीज़ इनकी डायमेंशन जो है वो क्या हो जी, डिफरेंट हो। क्वांटिटीज़ की डायमेंशन अगर आपके पास डिफरेंट हैं तो आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस को आप ऐड आपस में नहीं कर सकते हो। जैसे फोर्स और प्रेशर है ना, तो फोर्स की प्रेशर डायमेंशन अलग थी और आपके पास प्रेशर की डायमेंशन जो है वो अलग थी, तो आप फोर्स और प्रेशर को आपस में ऐड नहीं करोगे, पॉसिबल नहीं है। ये देखें, ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या आई थी M-L-t-2, और ये प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या आई थी M-L-1t-2। ये देखिए सारा, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बिल्कुल आपस में से डिफरेंट है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन अलग है उन्हें आपस में ऐड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा इफ़ डायमेंशन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ इक्वल साइन आर डिफरेंट। ये बात ज़रा याद रखें, ये आपको मैं पॉइंट नंबर 7 या 8 में बताऊंगी, इसी चैप्टर के, इसी लेक्चर के, क्योंकि ये आगे इसको डिटेल में उन्होंने बताया हुआ। लेकिन आप ये याद रखें कि ये आपके पास इक्वल साइन है ना,
कोई भी फार्मूला अगर आपके पास है ना, ये इक्वल साइन है, इधर कुछ लिखा हुआ है और इधर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ इसकी डायमेंशन निकालें और इस तरफ की डायमेंशन निकालें। निकालनी आती है आपको? तो क्यों आती है अभी सिखाइए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों की डायमेंशन निकालेंगे ना, अगर वो दोनों बराबर है तो ये फार्मूला ठीक है, अगर यहाँ और यहाँ की डायमेंशन बराबर नहीं है तो फार्मूला गलत है। ठीक हो गया? ये मैं आगे आपको सिखाऊंगी कैसे, लेकिन अभी इतना याद रख लें कि डायमेंशन इक्वल की दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए फार्मूले के लिए। अगर वो फार्मूला करेक्ट है तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चलें, अब है पॉइंट नंबर 5, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है। अगर आपने मैथ्स 101 की है तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने सेकेंड ईयर में मैथ अच्छे से पढ़ी है तो आपको टेलर सीरीज़ भी आती होंगी। और अगर किसी ने मैथ्स नहीं रखी थी, भाई मैथ्स नहीं थी किसी की, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ सिखा दूँगी। अच्छा, मैं उतना ही सिखाऊंगी जितना बुक में लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल में थोड़ा उसको बता दूंगी। बट अगर आपको इससे हटकर भी पूछना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो अब यहाँ पर इफ़ इन एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है ना, तो आपने कह देना है कि वो फंक्शन वाई के बराबर है, ठीक है। वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई भी फंक्शन है हम उसको वाई की इक्वल ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह फंक्शन एफ ऑफ थीटा है तो भी किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो एक्स होता है ना, याद रखें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स की वैल्यू हम खुद पुट करते हैं, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। तो वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही होती है, वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही होती है, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स की तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, तो एक्स इंडिपेंडेंट है। एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो आपके पास जो है यहाँ पर y जो है आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होता है जी x पर, ठीक है। तो जो इनपुट आप पुट कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा याद रखना वो डायमेंशन लेस होता है। मुझे बताएं, यहाँ पे मैं जो इनपुट पुट करूँगी वो 1 2 3 इसी तरह का कुछ पुट करूँगी ना, तो जो नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं आपसे बोलूँ ना डायमेंशन निकाल के दें, जैसे डिस्टेंस की डायमेंशन निकालें, तो आप फ़ौरन से बोलोगे भाई लेंथ l है, इसकी डायमेंशन क्या लिखी थी? l। तो मैं बोलूँ 1 की क्या डायमेंशन है? आप बोलोगे कोई भी नहीं है। 2 की क्या डायमेंशन है? कोई भी नहीं है। 3 की क्या डायमेंशन है? कोई भी नहीं है। तो नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, नंबर्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इनपुट पुट करोगे वो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन जो आउटपुट आएगा उसकी मे भी डायमेंशन हो, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये पॉइंट भी याद रखना, वो डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन आपको दे दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन थीटा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन थीटा की आपको दे दिया है। अच्छा, बुक में ना मैं आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट बिल्कुल आंसर आया हुआ है। यहाँ देखिए ज़रा, इन्होंने कहा है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब सारी बात वही करके इन्होंने कहा एफ ऑफ थीटा साइन थीटा के बराबर, और ये आंसर है। कैसे आया तो मैं आपको सिखा देती हूँ, अदरवाइज़ ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। आपने इसमें मतलब याद तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो याद करने वाला इतना याद रख लेना कि इसमें जो थीटा है ना, ये थीटा ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बस इसमें इतना याद कर लें। लेकिन फिर भी आप अगर ये देखें कि कैसे आया, मैं सिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने नहीं देखना तो आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें ज़रा, आपको यहाँ पे ना टेलर सीरीज़ दी हुई है, ये मतलब वो आंसर कैसे आया वो मैं बता देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन थीटा। टेलर सीरीज़ क्या होती है? ये फार्मूला है टेलर सीरीज़ का, मैं सिखाती हूँ कैसे आया है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लेकिन आपकी बुक में एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में भी समझा दूँगी, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ का फार्मूला ये होता है ना, आप जब टेलर सीरीज़ का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ना, तो आपके पास फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, तो वो बराबर होता है, डेरिवेटिव लेना तो आता है ना, और डेरिवेटिव को आपको पता है ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक बार डेरिवेटिव लेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आप डबल डैश एक्स लिखेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आप ट्रिपल डैश एक्स लिखेंगे, इसका दोबारा लिखेंगे तो आई वी डैश एक्स, इस तरह, ठीक है, डेरिवेटिव आप लेते हैं। तो बस ये वाली बात याद रखना, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है। तो टेलर सीरीज़ जब हम ले रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है, फंक्शन को, ठीक है। फार्मूला खोल रही हूँ, फंक्शन ऐसे ही लिख देना है, फिर आपने लगाना है प्लस, फिर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने फंक्शन का क्या ले लिया? ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, और इसके साथ ये जो एक्स है ना, इसका भी डेरिवेटिव ले लेना है। फिर आगे आना है, आपने फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। फंक्शन का जो है आपने यहाँ पर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, और इसके साथ x का भी दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब दोबारा लिया है तो नीचे 2 से ही डिवाइड करना है, 2 के फैक्टोरियल से। यहाँ 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, मसला नहीं था, पर 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब आगे आए तो f ट्रिपल डैश x है, तो ट्रिपल मतलब 2 दफ़ा ले लिया, अब 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ये 2 दफ़ा ले लिया ना, अब तीसरी दफ़ा लें, और नीचे 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, फिर 3 दफ़ा ले लिया, अब 4 दफ़ा लेना है, ठीक है, डेरिवेटिव।
अब आपने 4 दफ़ा लेना है तो आई वी लिख दें, आई वी को 4 कहते हैं, 4 दफ़ा लेना है आई वी लिख दें और साथ में x का भी 4 टाइम्स ले लें और यहाँ पर नीचे जो है 4 का फैक्टोरियल लिख दें। करते करते इस तरह आपने जो है आगे जाना है और मतलब इस तरह आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अगर मैं कहूँ नहीं फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है, जैसे बुक में दिया हुआ है वो एफ ऑफ थीटा है, फंक्शन एफ ऑफ थीटा है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एफ ऑफ थीटा बराबर है जो है आपके पास फॉर्मूला ऐसे खुलेगा, यहाँ से खोल रही हूँ, ठीक है। पहले तो आपने एफ ऑफ थीटा ऐसे ही लिख देना है जैसे एफ ऑफ एक्स ऐसे ही लिख दिया था, फिर आपने प्लस लगाना है, एफ डैश ऑफ थीटा लिखना है, ठीक है, और साथ में थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने डबल डैश लेना है और थीटा का वैसे लिख देना है और साथ में थीटा का भी डबल डेरिवेटिव और नीचे 2 के फैक्टोरियल से, मतलब थीटा जहाँ से एक्स था वहाँ क्या लगाते गए, थीटा लगाकर इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है। अब सब फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कैसे ओपन किया है, इसको गौर से सुन लें, नहीं समझ आई तो आप इसको दोबारा वीडियो पीछे करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह डेरिवेटिव्स आप आगे खोलते जाएंगे। तो इसको कहते हैं टेलर सीरीज़, याद करनी है ये आपको, इसको कहते हैं टेलर सीरीज़, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ आपको समझ आ गई, तो बिल्कुल उसी तरह मैंने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया सारा, ठीक हो गया। एफ ऑफ थीटा हमारा क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई, साइन थीटा, एफ ऑफ थीटा क्या था, साइन थीटा। अब आपने ना ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पुट की हैं, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर इसी फार्मूले में पुट करनी है, अलग अलग निकालते जाए भाई एक एक की। कैसे निकालेंगे, पहले एफ ऑफ थीटा की निकालें। तो क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ थीटा साइन थीटा के बराबर है ना। आप सपोज करें थीटा 0 है, थीटा क्या है, 0 है अकॉर्डिंग टू बुक या जो आपको की जो हैंड आउट्स हैं या नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। थीटा 0 है तो थीटा की जगह 0 रखें। साइन 0 क्या होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 0 होता है। तो एफ ऑफ थीटा का आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ एफ ऑफ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0। अब एफ डैश थीटा, फंक्शन का डेरिवेटिव लें भाई, फंक्शन साइन थीटा है ना, तो साइन का डेरिवेटिव मैथ्स 101 में पढ़ा होगा, क्या आता है साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है और कॉस का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखना। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो मैंने ये साइन का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव के लिए हमने यूज़ किया है, और साइन थीटा का लें तो क्या आता है कॉस थीटा। अब थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस थीटा 1 आ जाता है, समझ आ गई। उसके बाद डबल डेरिवेटिव, मतलब जो अभी आंसर आया ना उसका भी दोबारा डेरिवेटिव लें, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव लें, माइनस साइन थीटा आता है। अब माइनस थीटा की जगह 0 लिखें तो 0 आ जाएगा। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, क्योंकि तीसरी दफ़ा लेना है तो दोबारा डेरिवेटिव लें, तो आप माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव लें, तो माइनस आप यहाँ डेरिवेटिव से बाहर कर दें, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन का डेरिवेटिव आ गया और माइनस यहाँ बाहर वैसे ही, तो माइनस कॉस थीटा 0 पुट करें तो कॉस 0 जो है 1 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो कॉस 0 यहाँ पर 1 होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1, ठीक है। साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया तो माइनस यहाँ बाहर आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0 लिखें तो कॉस 0 1 होता है और माइनस लगा हुआ है तो -7 वैसे ही, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये सारा निकाल लिया, चौथी बार दोबारा डेरिवेटिव लें भाई उस माइनस कॉस थीटा का भी, तो ये कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और एक ये वाला माइनस वैसे ही, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और थीटा की जगह 0 रखें तो साइन 0 और आंसर 0 आ गया। पांचवा देखें, पांचवी बार डेरिवेटिव लिया तो अब यहाँ पे आंसर क्या आया था, साइन थीटा ना, तो उसी का जो आंसर आता जा रहा है ना हर अगली बार हम उस आंसर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन का डेरिवेटिव लें, कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 लिखें तो 1, ठीक हो गया। सारे आंसर जो आए हैं ना, अब ये सारा कुछ नहीं करना है इसका, ये जो आंसर्स आए ना ये वाले, इन सारों को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो। एफ ऑफ थीटा क्या आया था 0, एफ डैश ऑफ थीटा क्या आया था 1 आया था, ये देखें ज़रा, एफ डैश ऑफ थीटा क्या आया था 1, तो मैंने लिखा है एफ डैश ऑफ थीटा की जगह 1 लिखा है, तो थीटा कैसे आया 7, तो ये एफ डैश ऑफ थीटा की जगह 1 लिखा है ना, ये वाला थीटा 7 वैसे ही, एफ डबल डैश ऑफ थीटा जो है ना मेरा 0 आया और ये वाला थीटा स्क्वायर 7 वैसे ही, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थीटा मेरा -1 आया था और थीटा क्यूब 7 वैसे ही, एफ जो है 4 डैश थीटा मेरे पास 0 आया था और थीटा 4 वैसे ही, एफ 5 जो है वो ये फिफ्थ डेरिवेटिव लिया था तो वो 1 आया था और थीटा 5 7 वैसे, और सो ऑन चलता जाएगा। अब ये जो नीचे डिवाइड किए हुए हैं ना, इसके आपको पता है ना, यहाँ फॉर्मूले में नीचे ये 2 था तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल था, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल था, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 का फैक्टोरियल था, यहाँ 5 है तो यहाँ, और यहाँ 1 का फैक्टोरियल लिखे या ना लिखे की बात है। इन सब के नीचे डिवाइड कर दें, करवा दिया। अच्छा 0 तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, ख़त्म हो गया। 1 थीटा तो 1 साथ लिखें या ना लिखें, तो मैंने खाली थीटा लिख दिया, 0 ने इस सारी टर्म को ख़त्म कर दिया। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। 1 ये माइनस में है, ये देखिए ज़रा माइनस, तो माइनस और थीटा क्यूब, 1 नाम ही लिखे मसला नहीं है, ठीक है। 1 माइनस थीटा क्यूब है, माइनस थीटा क्यूब है और नीचे 3 का फैक्टोरियल है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया। ये 0 है ना, पूरी टर्म ख़त्म, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा ख़त्म। ये 1 है,
और थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल है, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, 5 थीटा की पावर 5 और 5 का फैक्टोरियल ये वाली वैसे ही नीचे लिख दी। तो ये आपके पास पूरा इस तरह से आगे जा रहा है। तो ये टेलर सीरीज़ पूरी इस तरह से बन गई है। तो आपको ये समझ आ गई होगी। और अब आप यहाँ देखें, साइन थीटा का आंसर आया था थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा 5/5 का फैक्टोरियल, सो ऑन जा रहा है। तो ये देखें ज़रा, बिल्कुल वही चीज़ बन गई है। बस आपको ये पता चल गया कैसे आया है, टेलर सीरीज़ से आया है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इसको इतना लंबा करने की नीड नहीं है। क्या करना है, सिर्फ समझ लिया ना, काफ़ी है। अब आपने इसमें से सिर्फ याद करना है कि जो थीटा है ना, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने सीखी है कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। 2 है ना, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो 2 बातें इस पॉइंट से याद करनी।